हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। बच्चों, आपको जो भी होमवर्क में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, मॉड्यूल के जो भी आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनको हमें रेगुलरली करते चलना है, तभी हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कमांड कर पाएंगे। बच्चों, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमने चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, फिर हमने कूलम्बिक फोर्स के बारे में बात करी, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर ली थी। एंड होपफुली आप लोगों ने टेस्ट में भी इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, वो आप लोगों से अच्छे से बन गए होंगे। अब बच्चों, इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इन एयर। बच्चों, क्वेश्चन में आपको ये पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखी मिलती है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर। तो जब भी इस तरह की लैंग्वेज आपको मिले क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइएगा कि एयर में कोई चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप अगर इक्विलिब्रियम में है तो कोई ना कोई फोर्स वहाँ mg फोर्स को बैलेंस कर रही होगी, और वो फोर्स और कोई नहीं होगी बल्कि हमारी कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगी। तो इस बात को मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको एक डायग्राम की मदद से। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे एक चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप मैंने यहाँ पे दिखाई है। आपको पता है ऑयल ड्रॉप है तो इसका शेप जो है स्पेरिकल होगा। इसकी रेडियस मैंने r से दिखा रखी है। अभी हमने एक पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप को यहाँ पे दिखाया हुआ है। बच्चों, पूरा वर्टिकल प्लेन में हम इस डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, तो mg फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो इस mg फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रही होगी, और वो फोर्स है यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ QE के बराबर एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। आप देख पा रहे होंगे पूरा डायग्राम, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इसके कारण पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स आपकी mg फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए हमने क्या कहा है कि ऑयल ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम। अब बच्चों, आगे की बात वही, सिंस चार्ज ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम, इसीलिए यहाँ Fe बराबर क्या होगा mg, और Fe अगर हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी Q चार्ज की ड्रॉप पर जो फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू QE। तो इसीलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया है बच्चों, QE इक्वल टू mg। बिल्कुल सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी कहीं क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर, तो हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है QE इक्वल टू mg। अब बच्चों, आगे की बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर हमसे और कुछ तरह के पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल पता हो तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम इस जगह पर जाकर मास की जगह लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये देख पा रहे होंगे बच्चों, मास की जगह mg में मैंने मास की जगह रो इंटू वी लिख दिया है। स्पेरिकल ड्रॉप है तो इसका वॉल्यूम लिखा जा सकता है 4/3 पाई r क्यूब, और g की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला g हमने दिखा रखा है। बच्चों, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देख पा रहे हैं, यहां से अगर आपसे रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप पूछी जाए तो आप रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप का फॉर्मूला लिख सकते हैं r इक्वल टू 3QE अपॉन 4 पाई रो g, और ब्रैकेट में इस पूरे की होल पावर 1/3। यहाँ r क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप है, और दूसरी बात रो क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल है। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है, हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल SI यूनिट्स में लेनी है, यानी kg पर मीटर क्यूब। तो अगर कहीं आपको ग्राम पर cc में दी जाए ये डेंसिटी, तो आप इसको kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियस का फॉर्मूला आप इसकी मदद से यहाँ निकाल सकते हैं। बाकी सब चीज़ें आपको पता है, मैंने आपको रो बता दिया है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको क्लियर है। Q इज द चार्ज ओवर द ऑयल ड्रॉप, एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और बात बता देता हूँ बच्चों, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें ऑयल ड्रॉप का चार्ज न देकर ऐसे कहा जाता है कि ऑयल ड्रॉप में इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं या इतने इलेक्ट्रॉन्स इससे रिमूव किए गए हैं। तो आप क्वांटाइजेशन रूल से जानते हैं कि हम किसी भी समय Q बराबर Ne लिख सकते हैं, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अगर कहीं पर भी आपको जरूरत पड़े इस फॉर्मूले में, तो आप Q इक्वल टू Ne लिखते हुए उसकी मदद से क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों, आगे की बात करते हैं। जैसे अभी पिछले केस में आपने देखा था, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप का मैंने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। अब वही बात करते हैं कि अगर नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में होगी तो क्या कंडीशंस बनेंगी। तो बच्चों, एक नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप आपको दिख रही है, वर्टिकल प्लेन में है पूरा डायग्राम, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स को mg को बैलेंस करना है। मगर बच्चों, ध्यान से सुने, अगर इस ड्रॉप पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार हमें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा।
अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप पर फोर्स लगेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी FEMG को बैलेंस कर पाएगा। तो आपने यहाँ पर एक बात समझ ली होगी कि अगर पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप का आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर आपको नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप का इक्विलिब्रियम चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन दो बातों का बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसकी मदद से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हाल फिलहाल आगे फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, QE इक्वल टू mg, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि E मस्ट बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चों यहाँ हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर ये ऑयल ड्रॉप वाली बात स्पेशली क्यों कह रहे हैं? हम और कोई ड्रॉप की तो बात कर नहीं रहे, हमने वाटर ड्रॉप नहीं बोला, हमने और कोई ड्रॉप नहीं बोला, बार बार ऑयल ड्रॉप का नाम क्यों आ रहा है? तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक्चुअली ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। बच्चों मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एटोमाइजर की मदद से ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे किया गया और एक होल से पास करके इलेक्ट्रिक फील्ड में उन ऑयल ड्रॉप्स को नीचे गिरने दिया गया, और फिर उसके बाद बाय एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी ड्रॉप को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं या वापस ऊपर राइज करने का, इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। बच्चों आपको एक्सपेरिमेंट में नहीं जाना, बस मैं उसके बारे में कुछ छोटी सी बातें बता देता हूँ। मिलिकन ने वाकई में इस तरह का एक ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ऑयल के ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया था, चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप, एंड इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन जिस समय ड्रॉप जस्ट ऊपर राइज करना शुरू करती है उस समय की कंडीशन बिल्कुल सेम बनती है, QE इक्वल टू mg। तो ये बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है ताकि अगर किसी क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज ऐसी लिखी मिले कि इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर, तो आप समझ जाइएगा कि ये QE इक्वल टू mg का ही केस है। हमें पूरे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ सकते हैं। अच्छा बच्चों एक और बात आपको बता देता हूँ, इसी मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से मिलिकन ने ये डिटरमाइन किया था कि किसी भी ऑयल ड्रॉप पर जो चार्ज होता है वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिसके बारे में हमने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था बच्चों। Q इक्वल टू NE का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तो वो जो क्वांटा ऑफ चार्ज था दैट वाज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये तो सब बातें मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हो गई है, पर अभी आपको ध्यान रखना है अगर चार्ज ऑयल ड्रॉप इन इक्विलिब्रियम इन एयर बोला जाए तो जस्ट अप्लाई QE इक्वल टू mg। अब बच्चों इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे होंगे कि अ चार्ज ऑयल ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ सडनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड देन एक्सेलरेशन ऑफ ड्रॉप बिकम्स। हमारे पास ऑप्शन है बच्चों G, 2G, G/2 या नन ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? डायग्राम से अगर हम इसकी अप्रोच देखें तो एक बार समझते हैं क्या क्वेश्चन कन्वे कर रहा है। बच्चों जैसा आप देख पा रहे होंगे, सपोज एक पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप का मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ। पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप अगर इक्विलिब्रियम में है एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस पर QE फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी, mg डाउनवर्ड लग रही होगी और QE बराबर क्या होगा mg। बच्चों इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया है, आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको बस ये समझना है कि इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ऐसी सेट है कि Q इंटू E का प्रोडक्ट इस ड्रॉप के mg फोर्स के बराबर निकल के आ रहा है। अब आगे की बात यह है कि इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सडनली रिवर्स, मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं सडनली रिवर्स कर देता हूं। बच्चों सिर्फ डायरेक्शन बदली है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। तो ऐसे में इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ड्रॉप क्या होगा हम ये यहाँ पर बताएंगे। तो बच्चों जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल देंगे तो फॉर द सेम पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप अब जो वो Fe वाला फोर्स था QE वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने लगेगा। आप देख पा रहे होंगे कि QE भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और mg भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले से लगी रहा था। तो अब अगर मैं नेट फोर्स यहां पे बताऊं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी QE प्लस mg के बराबर। बच्चों अभी अभी इक्वेशन नंबर 1 से हमने देखा था कि ये QE mg के बराबर ही है, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी mg प्लस mg, दैट विल बी इक्वल टू 2mg। और बच्चों हमें एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन होता है F/m, तो F/m से 2mg डिवाइडेड बाय m करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी इस ड्रॉप का एक्सेलरेशन 2g हो जाएगा
इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। 2g मतलब आप इसको 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, 9.8 का डबल। इतने एक्सेलरेशन से ये ड्रॉप नीचे गिरना शुरू कर देगी। तो अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको मिले बच्चों चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप के इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग, तो बस दिमाग में एक फॉर्मूला रखना है आपको, QE इक्वल टू mg। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, अगले हेडिंग पर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहां पर समझना है बच्चों। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे। सबसे पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक करके हम इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जान लेते हैं बच्चों। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि आगे कुछ डेरिवेशंस में हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। तो अब सबसे पहली बात करते हैं बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। बच्चों लीनियर से कहीं कहीं हमें ये स्ट्राइक कर जाता है कि इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर इस्तेमाल होगा, फिर भी बता देता हूँ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज यूज फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट्स। लीनियर ऑब्जेक्ट्स का मतलब है 1D ऑब्जेक्ट्स। 1D ऑब्जेक्ट्स में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक वायर, थिन रॉड, आर्क एक्सेट्रा। इस तरह के अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं तो वहां पर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जरा इधर देखते हैं बच्चों। सपोज एक L लेंथ की यहां पर रॉड है और इस पर कोई पॉजिटिवली चार्ज Q इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम ये मान लेते हैं इस पूरे के पूरे तार पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर सकता हूं जिसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल होता है लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर, यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका Q/L। बच्चों यूनिट यहां से हम समझ ही पा रहे हैं, चार्ज की यूनिट कूलाम, लेंथ की यूनिट यहां होती है मीटर। तो लैम्डा की यूनिट क्या निकल के आ जाएगी यहां से, कूलाम पर मीटर। इसके अलावा बच्चों ये जो फॉर्मूला है, जैसे अब अगर आप यहां से देखेंगे तो चार्ज को मैं Q बराबर λL लिख सकता हूं। आप डायरेक्टली लैम्डा इंटू लेंथ करके चार्ज बता सकते हैं अगर लैम्डा आपका एक कांस्टेंट पैरामीटर है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट दे रखी है तो इसका मतलब होता है बच्चों कि द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं बता दूं फिर से लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट पैरामीटर है, यानी लैम्डा अगर एक कांस्टेंट पैरामीटर है, तो आप कहेंगे कि द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ ये होगा कि द चार्ज पर यूनिट लेंथ रिमेन कांस्टेंट। लैम्डा का दूसरा मीनिंग है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब होगा कि लैम्डा आपका कांस्टेंट यहाँ पर चल रहा है। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो आप सीधे सीधे Q बराबर λL से चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन में आपको नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल रखा है तो ध्यान दीजिएगा, फिर वहां हम Q बराबर λL का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर हम एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज निकालेंगे dQ बराबर λdL से, और फिर जिस भी ज्योमेट्री पर हमें चार्ज निकालना होगा इंटीग्रेशन की मदद से हम इसको चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात को आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा 11th क्लास में हम चैप्टर पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी, तो वहां जब आप कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालते हैं तो आप सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या Fs cos थीटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। पर जब वेरिएबल फोर्स का वर्क निकाला जाता है बच्चों तो फिर हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी होती है। तो सेम चीज यहां पर चल रही है बच्चों। अगर लैम्डा कांस्टेंट पैरामीटर है तो आप चार्ज को सीधे सीधे लैम्डा इंटू लेंथ से निकाल लेंगे, लेकिन अगर चार्ज आपका वेरिएबल पैरामीटर है तो फिर आप dQ बराबर λdL से इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा बच्चों, एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी को और अच्छे से समझाता हूँ। आप इसको समझिएगा इस तरह से, जैसे सपोज हमारे पास ये एक रॉड है इस तरह से, बिल्कुल एक जैसी मोटाई की यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एक रॉड मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। आप इसको कुछ भी मान लीजिए, जैसे आपका पेन मान लीजिए या कोई पाइप का टुकड़ा मान लीजिए। सॉलिड रॉड है, वैसे रॉड का टुकड़ा है, क्रॉस सेक्शन इसका बिल्कुल कांस्टेंट है। अब बच्चों सपोज इसका मास मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे का मास क्या है 10 kg और इस पूरे की लेंथ क्या है 10 मीटर। ये मैंने इस तरह से दिखा दिए। तो मैं इसके लिए जैसे आप यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं, वैसे मैं इसके लिए एक लीनियर मास डेंसिटी निकाल सकता हूँ। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा बराबर क्या होगा, टोटल मास ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय लेंथ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है 10 kg तो इसका मास और 10 मीटर इसकी लेंथ। तो लैम्डा यहाँ से क्या निकल के आ गई है बच्चों 1 kg पर मीटर।
लैम्डा 1 kg पर मीटर का मतलब है लीनियर मास डेंसिटी, दिस इज द मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ रॉड। इसका मतलब यह है कि इस रॉड की 1 मीटर लेंथ टुकड़ाई का, 1 मीटर लेंथ का जो टुकड़ा होगा उसका मास कितना निकल के आएगा बच्चों, 1 kg के बराबर। अब आप खुद ही बताओ, जैसे ये है, अगर ये 1 मीटर का टुकड़ा मैंने काट दिया तो इसका मास क्या है, 1 kg। तो अब आप खुद सोच के देखो बच्चों, अगर मैं इसके अंदर 6 मीटर की लेंथ लेकर चल रहा हूँ, सपोज मैं इसका एक 6 मीटर का टुकड़ा काटता हूँ, तो उसका मास कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, उसका मास आप कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा इंटू उस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हुए। जैसे यहाँ लैम्डा कितना निकल के आ गया है, 1 kg पर मीटर। लेंथ कितनी ली है आपने, 6 मीटर की बात करी है, तो उसका मास कितना निकल के आ जाएगा, 6 kg के बराबर। तो बच्चों समझ के देखो, अगर लैम्डा 1 kg पर मीटर के बराबर है तो 1 मीटर टुकड़े का मास कितना हुआ, 1 kg। 2 मीटर टुकड़े का मास कितना हुआ, 2 kg। मैं तो कह रहा हूं अगर 3.5 मीटर का टुकड़ा भी मैं काट देता हूं तो उसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, 3.5 kg के बराबर। तो ये सब बातें हम ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, जब लैम्डा क्या है, कांस्टेंट। जैसे इस पूरे के लिए लैम्डा एक कांस्टेंट पैरामीटर है। पर बच्चों थोड़ा सा इमेजिन करके देखिएगा आप कि अगर इसी को हम ऐसा कोई रॉड का शेप लेकर चलते, मान लीजिए इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता, तो शायद मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जितना यूनिट लेंथ का मास है, अगली यूनिट लेंथ का उतना मास नहीं है, उसकी अगली यूनिट लेंथ का उतना मास नहीं है, और उसकी अगली यूनिट लेंथ का उतना मास नहीं है। मतलब यहाँ लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आपको यहाँ लैम्डा निकालना है तो आप dq बराबर लैम्डा dl से पहले एलिमेंट का चार्ज निकालेंगे या जैसे मास निकालेंगे, एंड फिर इंटीग्रेट करते हुए हम रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन अगर लैम्डा कांस्टेंट पैरामीटर है तो आप सीधे सीधे चार्ज को q बराबर लैम्डा l से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से आप लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ गए, दिस इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। और यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, लैम्डा q बाई एल, और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए dq बराबर लैम्डा dl। बच्चों पहले तो मैं ये यूनिफॉर्म वर्ड आपको क्लियर कर दूं, वैसे ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है, मगर फिर भी एक बार मेरा फर्ज बनता है मैं आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझा देता हूँ। बच्चों यूनिफॉर्म का मतलब क्या, आपने स्कूल के टाइम से ये शब्द सुना होगा, हम स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो सबके लिए एक जैसा हो। जैसे ये दिस इज अ यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसे कपड़े, उसको हम यूनिफॉर्म कह रहे हैं। तो यहाँ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब होगा कि पूरी लेंथ के अलोंग चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होगा कि लेंथ के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, लेंथ के किसी सेक्शन में चार्ज कम डिस्ट्रीब्यूटेड है और किसी सेक्शन में चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये लैम्डा के बारे में हमने समझा बच्चों। अब आगे इस पर बेस क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक रॉड है, एक वायर मान लीजिए आप भले इसको, जिसकी लेंथ L के बराबर है, इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x के बराबर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ चार्ज डेंसिटी ऑन वायर AB इज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x, देन फाइंड टोटल चार्ज ऑन वायर AB। बच्चों आप देख पा रहे होंगे वायर का जो A वाला सिरा है वो ओरिजिन पे रखा है x इक्वल टू 0, और ये पूरा का पूरा वायर x एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। अब हमें इसका टोटल चार्ज निकालना है। बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर इसकी लैम्डा कांस्टेंट होती, लैम्डा नॉट x नहीं होता, केवल लैम्डा नॉट लिखा होता, तो इस वायर का चार्ज में एक झटके में बता देता q बराबर लैम्डा नॉट इंटू लेंथ करके, लैम्डा नॉट l के बराबर चार्ज आ जाता, हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर जैसा आप देख पा रहे होंगे इसकी लैम्डा क्या है, वेरिएबल, यानी इसकी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। तो अब हमें एलिमेंट टेक्निक की मदद लेते हुए इंटीग्रेशन की मदद से रिजल्ट निकालना होगा। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, जरा इधर देखिएगा। जैसे ये वायर आपके सामने दिखा रखा है, मैंने इसके ए वाले एंड से, ओरिजिन वाले एंड से x दूरी पर एक dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट लिया है, और इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज हमने क्या मान लिया है बच्चों, dq। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम जो भी एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट को यहाँ एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है। तो एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया है, dx बहुत छोटी सी लेंथ है, और इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज मैंने क्या बोल दिया बच्चों, dq। dq की बात करी जाए तो dq बराबर क्या होगा, लैम्डा dl। तो लैम्डा dl की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, लैम्डा dx लिख दिया है। लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट x आ जाएगा, dx की जगह dx। तो ये तो इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज है। अब अगर मुझे इस पूरे वायर का चार्ज निकालना है, AB वायर का 0 से L के लिए अगर आपको चार्ज निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, dq का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dq। इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होगा, लैम्डा नॉट एज अ कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, आप समझ जाएं इसको, लैम्डा नॉट यहाँ एक कांस्टेंट पैरामीटर है। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, लिमिट्स होंगी 0 से लेकर l। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x² और लिमिट वही 0 से l, और ये रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास यहाँ चार्ज निकल के आ जाएगा लैम्डा नॉट l²/2। बच्चों आपने देखा अगर ये लैम्डा नॉट कांस्टेंट होता, x नहीं होता, तो l लेंथ का चार्ज हमारा क्या निकल के आता, लैम्डा नॉट इंटू l, जबकि वेरिएबल लैम्डा की वजह से चार्ज क्या निकल के आया है, लैम्डा नॉट l²/2। तो ये सब क्यों हुआ है, केवल इसलिए क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। अच्छा बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में जो हमें चार्ज डेंसिटी दी जाती है, आप उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। समझने की बात क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि दिस लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स का मतलब है कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो एक्स के साथ बढ़ता जा रहा है। तो इसका मैं सही मतलब अगर आपको बताऊं तो ये है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ बढ़ता ही जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे मेरे सिंबल की साइज के हिसाब से कि यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ कम है, और जैसे जैसे आप आगे एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे तो आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ हमें लैम्डा नॉट एक्स से यहाँ पर समझ में आ रही है। तो मैंने आपको बता दिया अगर कांस्टेंट लैम्डा होती लैम्डा नॉट तो चार्ज आता लैम्डा नॉट इंटू लेंथ के बराबर। वेरिएबल लैम्डा में हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया तो चार्ज निकल के आ रहा है बच्चों लैम्डा नॉट l²/2 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में बच्चों एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये भी वायर ए बी है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये आर्क ए बी के नाम से लैंग्वेज दी जाए। एक सेमी सर्कुलर वायर ए बी है, आर इसकी रेडियस है, एक थीटा एंगल हमने यहां से इस तरह से दिखा रखा है। इसकी चार्ज डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड टोटल चार्ज ऑन वायर ए बी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान देना इधर। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, एक तो हमें चार्ज डेंसिटी थीटा की टर्म्स में दे रखी है तो हम इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी तो हमें दे रखी है। तो अब हम यहाँ एलिमेंट क्या लेंगे जरा उसको देखिए। मैंने यहाँ पर एक डी क्यू एलिमेंट ले लिया है, एक डी एल लेंथ यहाँ पर मार्क कर ली है, इस तरह से मान लीजिए एक डी एल लेंथ ली है और उसका चार्ज क्या है डी क्यू। तो बच्चों थीटा एंगल पर मैंने डी थीटा एंगल का एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ दिखाया है डी क्यू, और रेडियस इसकी वही कैपिटल आर के बराबर है। बच्चों ये जो डी क्यू है, डी क्यू बराबर आप क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू डी एल, जहाँ डी एल क्या होगी इस आर्क की लेंथ, और आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले की मदद से मैं डी एल को यहाँ क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आर डी थीटा के बराबर। ध्यान से देख लीजिए, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इसको हम डी एल मान रहे हैं, ये एंगल यहाँ डी थीटा है, तो आर की लेंथ डी एल हो गई है, एंगल डी थीटा है, रेडियस आर के बराबर है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूले से मैंने डीएल को क्या लिख दिया बच्चों, आर डी थीटा। अब आगे टोटल चार्ज निकालना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे लैम्डा नॉट कॉस थीटा और आर डी थीटा एज इट इज। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे जब बच्चों, तो लैम्डा नॉट इंटू कैपिटल आर तो कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा कॉस थीटा डी थीटा का, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ होंगी, तो आप इधर देखिए बच्चों, यहां से लेकर ए से बी तक आपको जाना है, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी। अगर ए पॉइंट पर बात करी जाए तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और बी पॉइंट पर जब आप आ जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री यानी पाई हो जाएगी। तो लिमिट्स हमारी क्या हो गई है बच्चों, 0 से पाई। ये कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया है, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा बच्चों साइन थीटा, लिमिट्स 0 से पाई, लिमिट्स पुट कर दीजिए, लैम्डा नॉट आर बाहर, साइन पाई माइनस साइन 0। बच्चों साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 तो टोटल चार्ज निकल के आ गया 0। अब बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर हमारा आया टोटल चार्ज 0, और ये देख के हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि हमने क्या किया, इतना इंटीग्रेट किया और फाइनली हमारा जवाब आ रहा है कि कोई इस पे चार्ज ही नहीं है, टोटल चार्ज क्या है 0। पर बच्चों यहाँ आपको समझना है, टोटल चार्ज 0 आ रहा है पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस आर्क पर या इस वायर पे कोई चार्ज ही नहीं है। इस वायर पे चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इधर देखें, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा आप जानते हैं 0 से 90 में पॉजिटिव होता है और 90 से 180 में ये नेगेटिव होता है, और कॉस की वैल्यू अगर आपको पता हो तो छोटे एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी आती है।
तो इस पे चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरह की है कि यहाँ चार्ज ज़्यादा है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इस पर चार्ज यहाँ कम होता जा रहा है। इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है एंड सिमिलरली अगर इधर के हिस्से की बात करी जाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। 0 से पाई में मैंने चार्ज डेंसिटी दिखा दी है बच्चों, और यहाँ पर ज़्यादा बड़ा प्लस इसलिए दिखाया है क्योंकि cos 0 पर वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ ज़्यादा है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ कम होता जा रहा है। एंड 90 से 180 के रीजन में चार्ज डेंसिटी आपकी नेगेटिव है, इसीलिए 0 से 180 में जब आपने इसको पूरा जोड़ा तो 0 से 90 का जितना पॉजिटिव चार्ज बना 90 से 180 का उतना ही नेगेटिव चार्ज बना, और इसीलिए आपका टोटल चार्ज क्या निकल के आया है बच्चों 0। मेरी बात को इस तरह से समझिए, अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में कहता कि केवल ये 0 से लेकर यहाँ 90 डिग्री तक का आप बताइए चार्ज क्या आएगा, अगर आप यही इंटीग्रेशन 0 से π/2 के लिए करते तो 100% आपका आंसर नॉन जीरो आता, क्योंकि आप देख ही पाएंगे कि यहाँ 0 से 90 तक केवल एक ही नेचर का चार्ज है पॉजिटिव, तो आपका आंसर 100% नॉन जीरो निकल के आ रहा होता। तो बच्चों कुल मिला के बात यह है कि इस तरह के जब क्वेश्चन हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए, एक सिंपल लीनियर वायर पर हमने एलिमेंट लेकर डिस्कस किया, आर्क वाले जब वायर्स होते तो उसमें एलिमेंट कैसे लेना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इस तरह के चार्ज डेंसिटी को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा है। साथ के साथ में आपको ध्यान रखना है चार्ज डेंसिटी को हमें फिजिकली समझने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब है वहाँ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से चार्ज डेंसिटी को समझना थोड़ा सा जरूरी है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी में और अगले तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सेकंड आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों नाम से क्लियर हो रहा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सरफेस पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाएगी। फिर भी मैंने आपको बता दिया है दिस इज बेसिकली यूज फॉर सरफेस 2D ऑब्जेक्ट सच एज डिस्क शीट एक्सेट्रा। आपसे कहीं डिस्क पर अगर बात करी जाए या शीट की बात करी जाए तो वहां आपको चार्ज जनरली सिग्मा की फॉर्म में मिलेगा। एक आगे की बात और आपको बताता हूं, जब आप आगे कंडक्टिंग स्फीयर नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे वहां आपको बताएंगे मेटल के स्फीयर का सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। अब भले सॉलिड मेटल का स्फीयर है पर अगर चार्ज उसके सरफेस पर है केवल, तो वहां पर भी हम चार्ज डेंसिटी के नाम पर सिग्मा का ही इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या है चार्ज डेंसिटी में थोड़ा समझा देता हूं आपको। एक एरिया यहां दिख रहा होगा कैपिटल ए एरिया, एंड सपोज चार्ज क्यू जो है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म का मतलब वही है कि हर जगह चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ हम जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बच्चों सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा क्या होगी यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, इसको सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा की यूनिट यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सिग्मा की यूनिट निकल के आ रही है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वैसे ही एरिया के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट आपको ध्यान रखनी है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बच्चों वही बात फिर से दोहराता हूँ, अगर कहीं पर सिग्मा कांस्टेंट दे रखी है आपको, इसका मतलब द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट एरिया आपका कांस्टेंट है। तो वहां अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का चार्ज निकालना है तो आप डायरेक्टली चार्ज क्यू बराबर क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू ए। मैं लिख के बता देता हूं, अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो आप सीधे सीधे सिग्मा इंटू एरिया करते हुए चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सिग्मा वेरिएबल दे रखी है देन अगेन आपको एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, एलिमेंट का चार्ज निकालेंगे और फिर अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन करते हुए पूरे के पूरे सरफेस का चार्ज आपको बताना होगा। तो मेरे हिसाब से 2 बार मैं ये बात आपको समझा चुका हूँ। लैम्डा सिग्मा कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से चार्ज निकालेंगे, अगर वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेशन की मदद से चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते बच्चों इस पर बेस्ड। क्वेश्चन ये है कि इफ चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क वेरीज एज सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R where small r is the distance from center, then find total charge of disk। बच्चों आपको एक डिस्क यहाँ दिखा रखी है, कैपिटल R इसका रेडियस है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है। अब आपको बताना है टोटल चार्ज ऑफ डिस्क यहाँ क्या होगा। बच्चों अगर ये कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी होती
तो मैं सीधे सीधे इसको एरिया ऑफ डिस्क पाई कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके चार्ज बता देता, पर क्योंकि ये वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है बच्चों, तो अब हमें एलिमेंट टेक्निक यहाँ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो एलिमेंट टेक्निक क्या होगी, जरा इधर सुनिए। यही मैंने डिस्क दिखा रखी है, बहुत ध्यान से डायग्राम आपको समझना है बच्चों। डिस्क के अंदर एलिमेंट क्या लेंगे बच्चों, तो डिस्क में एलिमेंट लिया जाता है रिंग। मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एक ऐसा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कछुआ छाप अगरबत्ती कभी ली हो, घर में मंगवाई होगी, तो आपने देखा होगा एक के अंदर एक 2 कॉइल फंसी हुई आती है, स्पाइरल्स होती है हालांकि वो, पर जब एक के अंदर एक वो 2 कॉइल फंस कर आती है तो जो स्ट्रक्चर बाहर निकलता है वो डिस्क होता है। अब अगर उस डिस्क में मैं एलिमेंट की बात करूं तो डिस्क को मैं कई सारे रिंग्स का एक कॉम्बिनेशन मान सकता हूं विद द कंडीशन अप्लाइड कि रिंग्स की रेडियस लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हमने इस डिस्क में एक एलिमेंट ले लिया है बच्चों, आर रेडियस का रिंग एलिमेंट है, और इस रिंग एलिमेंट की जो मोटाई है वो है डी आर। अब बच्चों इस एलिमेंट को मैंने बाहर निकाल कर यहां से कट कर दिया बीच में से और सीधा कर दिया। आप इस रिंग एलिमेंट को अगर कट करके सीधा करेंगे तो इसकी लेंथ तो कितनी बनेगी 2 पाई आर, और इसकी ब्रेड्थ कितनी रहेगी बच्चों डी आर के बराबर। तो इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया पूछूं, अब ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, अगर इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का आपसे एरिया पूछा जाए तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया होगा 2 पाई आर डी आर के बराबर। अब बच्चों हमें टोटल चार्ज अगर निकालना है तो हम फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे। इस एलिमेंटल रिंग का चार्ज क्या होगा बच्चों, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी है। सिग्मा की जगह सिग्मा नॉट 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर रखेंगे, और डी ए की जगह मैंने लिख दिया है 2 पाई आर डी आर। बच्चों यहां से आप देखेंगे टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन डी क्यू करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन डी क्यू जब आप करेंगे तो यहां से 2 पाई सिग्मा नॉट बाहर आ जाएगा, ये आर यहां मल्टीप्लाई होकर बच्चों आर आ जाएगा, और ये आर और आर मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बन जाएगा। आर माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर डी आर, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। एंड इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां होगी बच्चों, 0 से कैपिटल आर तक, क्योंकि हमें पूरी डिस्क कवर करनी है तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। बच्चों इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, आगे आप इधर देख पा रहे होंगे, आप इसे खुद से भी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 पाई सिग्मा नॉट हमारा बाहर आ गया था, आर डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाय 2, इधर आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर में से 1 बाय कैपिटल आर बाहर, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन होगा स्मॉल आर क्यूब बाय 3। मैंने लिमिट रख दी बच्चों 0 से कैपिटल आर, तो ये आर स्क्वायर बाय 2, ये आर क्यूब बाय 3 आर का टर्म बन जाएगा। 2 पाई सिग्मा नॉट, एक आर क्यूब से कैपिटल आर का कैंसिलेशन कर दीजिए, 2 पाई सिग्मा नॉट बाहर, उस ब्रैकेट को आप सॉल्व करके देख लीजिए, वहां से आर स्क्वायर बाय 6 बचेगा, 2 से 6 कैंसिल करेंगे तो फाइनली चार्ज क्या निकल के आ जाएगा, पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 3 के बराबर। और बच्चों अगर पाई कैपिटल आर स्क्वायर को मैं एरिया ऑफ द डिस्क कह रहा हूं तो आप इसी चार्ज को लिख सकते हैं सिग्मा नॉट ए बाय 3 के बराबर। तो बहुत सिंपल सी चीज थी बच्चों, बस सीखना ये था कि अगर डिस्क की बात करी जाए तो हमें सिग्मा की टर्म्स में बात करनी है, हमें एक एलिमेंट चूज करना है अप्रोप्रिएट, उस एलिमेंट का एरिया निकालकर डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए लगाना है, और फिर सही लिमिट्स में इंटीग्रेट करके आंसर निकालना होता है। तो मेथड आप अच्छे से ये ध्यान में रखें, वेरिएबल सिग्मा है ये आपको समझना है, सिग्मा नॉट लिखा हो, लैम्डा नॉट लिखा हो, रो नॉट लिखा हो, जिसके आगे नॉट लगा हो तो अज्यूम करके चलें कि दैट इज अ कांस्टेंट। बाकी जो भी वेरिएबल टर्म होता है वो आपको क्वेश्चन में अपने आप समझा दिया जाता है, जैसे यहाँ स्मॉल आर जो है वो एक वेरिएबल टर्म है। दूसरी बात बच्चों, एलिमेंट लेना आपके लिए कुछ नया नहीं है, हो सकता है आपने 11th क्लास के अंदर सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जब कैलकुलेशंस किए होंगे तो आपने इसी तरह से रिंग डिस्क के एलिमेंट्स वगैरह निकाले होंगे, उसी तरह के एलिमेंट टेक्निक हमें यहाँ इस्तेमाल करनी है। अब आगे बात करते हैं बच्चों, अगले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अगेन आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 3D ऑब्जेक्ट्स कई तरह के हो सकते हैं, मैं अभी यहाँ ब्रॉडली स्पीकिंग जिनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हीं का नाम मैंने लिखा है, लाइक स्फीयर, सिलेंडर, कोन, एक्सट्रेक्टा, ये सब आपके 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। और इनमें अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो हमें यहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। बच्चों सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को शो किया हुआ है। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉइंट बच्चों बहुत अच्छे से समझना है, आपको इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना आगे तक हमें इसमें दिक्कत आती है। मैं आपको यहाँ बात बताता हूँ, जैसे मैंने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिखा है वैसे एक और टाइप का स्फीयर होगा यहाँ जिसको हम कंडक्टिंग स्फीयर कहते हैं। ये इस तरह से ये कंडक्टिंग स्फीयर इसको कहा जाता है।
बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है मेटल का एक सॉलिड स्फीयर। सरल शब्दों में बोलूं तो आपने शॉर्ट पुट का गोला देखा होगा बच्चों, शॉर्ट पुट जो गेम खेला जाता है उसमें एक मेटल के सॉलिड बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो दैट इज अ कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इस स्फीयर को कोई भी चार्ज देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज जो है वो इसके आउटर सरफेस पर आ जाता है, और अगर सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पर आ गया है तो हम इसके लिए सिग्मा डिफाइन करते हैं, न कि रो। पर अभी मैंने यहां किसकी बात करी है बच्चों? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। रो नाम का शब्द सिर्फ और सिर्फ नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ही इस्तेमाल होगा। नॉन कंडक्टिंग, इसी को डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ही रो को डिफाइन किया जाता है। अब मैं इसको भी आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं बच्चों। एग्जाम्पल क्या है सुनिएगा, बहुत सिंपल घर का घरेलू एग्जाम्पल आपको देता हूँ। घर में कभी आपके लड्डू बने होंगे, लड्डू खाते हैं ना हम, जैसे लड्डू चूरमा वगैरह, आपने अगर उसका नाम देखा हो, दाल बाटी चूरमा, राजस्थान वाले तो रिलेट कर पा रहे होंगे इसको। तो जैसे हम घर में लड्डू जब बनाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, लड्डू का पहले पूरा एक मिक्सचर तैयार कर देते हैं, फिर उस मिक्सचर के अंदर शक्कर का जो पाउडर होता है, चीनी का जो पाउडर होता है जिसको बूरा भी कहा जाता है, उसको मिक्स कर देते हैं और फिर मिक्स करके उसका लड्डू बांध दिया जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बंधे हुए लड्डू में जो शक्कर है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वो केवल सरफेस पर है, क्या वो पर्टिकुलर एक एरिया में है, या पूरे लड्डू के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो आप जवाब देंगे कि जो शक्कर है वो पूरे लड्डू यानी कि स्फीयर के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों ये समझ लीजिए, लड्डू इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और जो आपने शक्कर का पाउडर उसमें मिलाया है वो हमारा चार्ज है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है वो वॉल्यूम में ही पड़ा रहता है, वो ऐसे भागकर बाहर सरफेस पर नहीं आता है। जबकि कंडक्टिंग स्फीयर में आप जो चार्ज देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। इसका कारण मैं आपको आगे चल के पोटेंशियल में बताऊंगा, वहां इसके बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में बात करी जाएगी। पर अभी के लिए आप समझ लीजिए कि रो केवल किसके लिए डिफाइंड होगा? ओनली फॉर नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, और इसके अंदर चार्ज इसकी वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल यहाँ पर भी रो होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। हमारी जो मास डेंसिटी होती है उसमें भी हम रो का ही इस्तेमाल करते हैं, चार्ज डेंसिटी में भी हम रो का ही इस्तेमाल करते हैं। तो रो बराबर होगा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन टोटल वॉल्यूम। रो के यूनिट भी हम यहाँ से समझ पा रहे हैं, कूलाम पर मीटर क्यूब निकल के आ रही है। अगेन वही बात दोहरा देता हूँ, अगर रो कांस्टेंट हुआ यानी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आप डायरेक्टली चार्ज को Q बराबर रो इंटू वी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर आपको एलिमेंट्स की मदद लेनी पड़ेगी। आपको dq इक्वल टू रो dv का फॉर्मूला लगाकर चार्ज का कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे इसको जरा समझ लेते हैं बच्चों। अगेन एक क्वेश्चन आपको दिया है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर वेरीज एज रो इक्वल टू रो नॉट आर। किसी स्फीयर की चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट आर के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देन फाइंड टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर। बच्चों पहली बात देख लीजिए, रो नॉट आर दैट इज नॉट अ कांस्टेंट रो, ये वेरिएबल रो है, यानी हमें एलिमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। अब स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट क्या लेंगे? तो बच्चों सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट लिया जाता है स्फेरिकल शेल एलिमेंट। स्फेरिकल शेल क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं। बच्चों सॉलिड स्फीयर का तो मतलब है आपने जो रबर की बॉल से क्रिकेट खेला होगा, रबर की सॉलिड बॉल, कॉर्क की बॉल, जो भी आप यूज करते हैं, लेदर की बॉल वगैरह जो भी है, दैट इज अ सॉलिड स्फीयर। जबकि स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है? प्लास्टिक की बॉल। आपने देखा होगा प्लास्टिक की बॉल अंदर से हॉलो होती है, तो उस प्लास्टिक की बॉल को हम स्फेरिकल शेल कह सकते हैं। शेल का मतलब है अंदर हॉलो स्पेस होगा। बच्चों में एक बड़ी रबर की बॉल को कई सारी छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉल्स का कॉम्बिनेशन मान सकता हूं, जहां हर प्लास्टिक की बॉल की रेडियस हम बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरह का एलिमेंट लिया जाता है। तो एक सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट क्या होगा? हमारा स्फेरिकल शेल। उस स्फेरिकल शेल की रेडियस है स्मॉल आर के बराबर और उसकी जो थिकनेस है वो मैंने मान ली है बच्चों डी आर के बराबर। अब पहली बात, अगर मैं इस स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम निकालूं तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। इस स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया तो बच्चों क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ क्या है इसकी? मतलब डी आर के बराबर। इस तरह से मान लीजिए एरिया तो इसका क्या हो गया है? 4 पाई आर स्क्वायर, लेंथ क्या है? डी आर के बराबर। तो ये एलिमेंट की वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ गई है।
अच्छा बच्चों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपने स्फीयर की वॉल्यूम का नाम सुना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। कहाँ से आता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस डीवी एलिमेंट को 0 से कैपिटल आर के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो आपका वॉल्यूम वही 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब निकल के आ जाएगा। चलो अभी बच्चों मैंने आपको बता दिया इस एलिमेंट का वॉल्यूम जो है दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। डी क्यू बराबर लगाएंगे अब रो डीवी, रो की वैल्यू रखेंगे रो नॉट इंटू आर, डीवी की जगह लिखेंगे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। टोटल चार्ज निकालने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट डी क्यू, यहां से कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर दीजिए तो 4 पाई रो नॉट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ आर स्क्वायर इंटू छोटा आर ये बन जाएगा आर क्यूब। तो आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन करना है बच्चों। आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन होगा R4/4, लिमिट्स रख दीजिए आप 0 से लेकर कैपिटल आर, और इसको जब आप देखेंगे काटा पीटी करके तो फाइनली आपका टोटल चार्ज क्या निकल के आ जाएगा, पाई रो नॉट कैपिटल आर की पावर 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, बस एलिमेंट समझने हैं। डिस्क में आपने रिंग एलिमेंट लिया था, तो स्फीयर के अंदर आपने स्फेरिकल शेल का एलिमेंट लेकर इसको सॉल्व किया है। 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिए बच्चों यहाँ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनका आगे हमें कई डेरिवेशंस में इस्तेमाल करना है। अब एक और क्वेश्चन लास्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुने बच्चों। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज्ड वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट यहाँ रखा हुआ है बच्चों, और एक ए बी एल लेंथ का वायर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन में अगर आपको अलग से कुछ नहीं दे रखा तो हम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चों ए दे रखा है, वायर की लेंथ एल है, हमें इस पॉइंट चार्ज के कारण वायर पे लगने वाली फोर्स यहां पे निकालनी है। तो बच्चों बहुत सिंपल तरीका है, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। पहली बात, इस वायर की मैं चार्ज डेंसिटी पहले डिफाइन कर देता हूं। वायर की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। हम यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं। अब अगर मैं इस वायर के अंदर एक एलिमेंट ले लेता हूं, तो मैंने एक एलिमेंट पॉइंट चार्ज क्यू नॉट से x दूरी पर dx एलिमेंट यहां मान लिया है। बच्चों इस dx एलिमेंट का चार्ज जो है वो dq के बराबर हम यहां मान के चल रहे हैं। अब जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये एक पॉइंट चार्ज है हमारे लिए और ये एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे क्यू नॉट। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, x के बराबर। तो इस पर जो फोर्स आएगा वो मैं दिखा देता हूं। इस पर जो फोर्स आएगा dF दैट विल बी इक्वल टू k क्यू नॉट लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। मैंने k q1 q2 बाय आर स्क्वायर लगाया है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया बच्चों। ये रहा आपका चार्ज q नॉट, k q नॉट, ये dq एलिमेंट चार्ज है जिसके dq को हमने क्या लिखा है, लैम्डा dx के बराबर, इनके बीच की दूरी है x। अच्छा बच्चों पॉजिटिव चार्ज है अगर दोनों, तो इस dq पर जो रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी dF वो लग रही होगी ऐसे इधर की तरफ। अब अगर आप समझ पा रहे होंगे ए बी वायर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये जितने भी हम इसमें एलिमेंट सोच सकते हैं, छोटे छोटे से एलिमेंट जितने भी आप सोचेंगे, इन सब पर फोर्स dF जो है सेम डायरेक्शन में लगता जाएगा। तो टोटल फोर्स के लिए मैं इंटीग्रेशन dF का कर सकता हूं क्योंकि सबकी फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। जब हम इंटीग्रेशन dF करेंगे बच्चों तो यहां से k q नॉट लैम्डा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/x स्क्वायर dx का, और लिमिट कहां से कहां तक होगी। तो बच्चों ये देखिए इस वाले के लिए x की वैल्यू क्या लेंगे, x इक्वल टू a। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है a, और क्योंकि वायर की लेंथ l के बराबर है तो लास्ट एलिमेंट की दूरी यहां से कितनी हो जाएगी बच्चों, a प्लस एल के बराबर। ये हमने दिखा दी है इस तरह से, सारे एलिमेंट्स के लिए लिमिट हमने सेट कर दी है। 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों -1/x, लिमिट हो गई है a से a प्लस एल। लिमिट्स रखेंगे, पहले तो ये देखिए k की जगह मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है, q नॉट की जगह मैंने q नॉट लिख दिया है, लैम्डा की जगह मैंने q बाय एल लिख दिया है, और यहाँ लिमिट रखेंगे जब आप तो ये बनेगा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। बच्चों यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो q नॉट इंटू कैपिटल Q साथ में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अलग, एलसीएम लेकर देखिए a प्लस एल माइनस a अपॉन a प्लस एल। बच्चों यहाँ ये a से a कट जाएगा और जो एक L ये बचेगा ये इस L को यहाँ पर कैंसिल कर देगा। ये कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास जो बचेगा टर्म दैट विल बी Q नॉट कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस एल ब्रैकेट के अंदर। और आप चाहें तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगेन स्मॉल k लिख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से आंसर देने के लिए। तो टोटल फोर्स यहाँ निकल के आ जाएगा बच्चों आपका वही k Q नॉट कैपिटल Q अपॉन a प्लस एल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने इस पर ये डिस्कस किया बच्चों, और इसमें कई तरह की चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने बात करी।
आपको ये सभी चार्ज डेंसिटीज़ अच्छे से समझ के चलनी है, एलिमेंट्स का अप्रोच क्लियर रखना है। अब हम आगे के डिस्कशन में इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की मदद से अलग अलग ज्योमेट्रीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे।